इलेक्शंस में बड़ी बड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, पर मेरे हिसाब से बातें इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए कि इलेक्शंस के बाद आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी ना रहो और आपको इधर उधर की बातें करके इधर उधर के बेफिजूल बहाने बनाकर अपनी मजाक बनवानी पड़ जाए। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। मेरे हिसाब से आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको अपना फ्यूचर सोचकर रखना चाहिए, जैसा कि राणा अयूब ने पहले ही सोच रखा था। शायद इसको पता था कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी हरियाणा वाला हाल ही होना है और इसी वजह से ये कम उड़ी कम बोली और अभी इसे रवीश कुमार की तरह बेफिजूल के बहाने बेफिजूल की सफाई देनी नहीं पड़ रही। भारत में सिर्फ 50% लोग ही दिन में 3 बार खाना खा पाते हैं। 74% लोग पोषक खाना नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी फरवरी में मराठा कोटा रिपोर्ट के आधार पर बताया कि महाराष्ट्र की 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। 21%। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में 557 किसानों की खुदकुशी से मौत हो गई। ज्यादातर मौतें पानी की कमी के चलते फसल खराब होने और कर्ज बढ़ने के कारण हुई। 2023 में 2800 से अधिक किसानों की खुदकुशी से मौत हुई। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। रवीश कुमार ने इस हार के लिए एक बार भी राहुल गांधी को ब्लेम नहीं किया। रवीश कुमार ने इस हार के लिए उद्धव ठाकरे को ब्लेम नहीं किया। रवीश कुमार ने इस बेमेल के गठबंधन को ब्लेम नहीं किया। ब्लेम कर रहा है तो महाराष्ट्र के लोगों को, भूख को, गरीबों को और उनको दिए जाने वाले पैसों को। यही चाहता था मैं, यही चाहता था। रवीश कुमार ने यहाँ पर 3 बहाने गिनाए। पहला तो ये कि हिंदुस्तान में लगभग 50% आबादी दिन में 3 बार खाना नहीं खाती। अभी उन 50% में मैं भी एक हूं। मैं भी दिन में 3 बार नहीं बल्कि 2 बार खाना खाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब हूं, असहाय हूं या फिर मजबूर हूं। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। मैं 2 बार खाना पसंद करता हूं और इसीलिए 2 बार खाता हूं, ना कि मजबूरी में। रवीश कुमार का दूसरा बहाना था किसानों की आत्महत्या और ये आजादी के बाद से आज तक रुक नहीं रही। इसे रोकने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 3 नए कानून लाई थी। वो रवीश कुमार जैसे दल्लों ने और इसके चमचों ने सड़क पर उतरकर हो हल्ला काट कर वापस करा दिए थे और अभी यही लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठा रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। रवीश कुमार का तीसरा बहाना था गरीबी। इसके हिसाब से भाजपा ने पहले देश की जनता को गरीब किया और अभी उन्हें मुफ्त के लॉलीपॉप देकर अमीर बनाने का सपना दिखा रही है। इसमें पहली बात तो यह है कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने, उसके बाद सोनिया गांधी ने, उसके बाद राहुल गांधी ने और ये लोग अभी भी वही नारा दिए हैं। अगर सच में इन लोगों ने गरीबी हटा दी होती तो आज मोदी हो या फिर कोई और, उन्हें ये बात बोलनी ही नहीं पड़ती और ना ही कुछ फ्री में देना पड़ता। हाँ, वो बात अलग है कि केजरीवाल जैसे लोग अगर फ्री बिजली, फ्री पानी या फिर बाकी फ्री चीजें देते हैं तो यही इसके हिसाब से मास्टर कार्ड हो जाता है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस को जिताने के लिए रोंदो ने अपना पालतू जर्मन शेफर्ड भी उतार दिया था, लेकिन उसे भी जनता ने बुरी तरह से नकार दिया और कह दिया कि भी कोई जर्मन हमें स्वराज की बात नहीं बता सकता और ना ही सिखा सकता है। कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? उद्धव ठाकरे की पार्टी को बर्बाद करने में आज सबसे बड़ा हाथ इसी संजय राउत का है और आज यही इलेक्शंस के नतीजे को चैलेंज कर रहा है और बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। संभव है क्या ये? उद्धव ठाकरे का ये नौटी चीचा आज हैरान है, परेशान है कि कोई पार्टी इतनी सीटें तो जीत ही नहीं सकती। अभी या तो ये मुंबई से, महाराष्ट्र से बाहर निकलता ही नहीं या फिर ये पूरा ही अनपढ़ है, गंवार है और ये नहीं जानता कि केजरीवाल एक नहीं बल्कि 2 बार दिल्ली में भाजपा को बुरी तरह से स्वीप कर चुकी है। 2015 में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी और 2020 में 70 में से 62 और अभी यही झंडू बोल रहा है कि इतनी सीटें तो असेंबली में कोई जीत ही नहीं सकता। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र की जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है।
सुल्तान, अबे रुक। संजय राउत जैसी हालत ही पवन खेड़ा की हो रखी है। जैसे संजय राउत ने शिवसेना डुबा दी, वैसे ही पवन खेड़ा जैसे लोगों ने कांग्रेस का सत्यानाश करा दिया है। अपने प्रवक्ताओं से घंटा हिलवाने के लिए मशहूर ये चचा बोल रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस में भाजपा को महाराष्ट्र में कम सीटें मिली थी, जबकि अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ज्यादा, जिसका मतलब ये है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मोदी से ज्यादा पॉपुलर हैं। साथ ही ये ईवीएम पर भी उंगली उठा रहा है। इसकी बेशर्मी देखो कि महाराष्ट्र में तो ये ईवीएम पर उंगली उठा रहा है, लेकिन उसी ईवीएम से झारखंड में इलेक्शन हुए तो उसकी जीत को अपनी जीत बनाकर जेब पर तमगा लगा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पवन खेड़ा, अगर आपको दोगला लग रहा है तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि इससे भी बड़े वाले हैं हमारे ये दीदी भैया। ये दीदी कम भैया एक बार ड्रग्स की वजह से अबू आजमी को लताड़ते हैं, बुरी तरह से झाड़ते हैं और खरी खोटी सुना देते हैं। अगले ही दिन माफी मांगने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं कि भाई वो मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, मुझे बस पढ़ने के लिए बोला गया था, वो मेरे शब्द नहीं है, वो मैंने ऐसा नहीं बोला है। अभी सुनने में आ रहा है कि अबू आजमी इलेक्शन जीत गए और ये अंडरग्राउंड हो गई है, गायब हो गई है, और शायद तभी बात बात पर वीडियो बना देने वाले ये दीदी भैया अभी कोई भी वीडियो नहीं बना रहे और पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। भैया ने पूरे दिन में मात्र एक ट्वीट रीट्वीट किया है, वो भी झारखंड इलेक्शन को मेंशन करते हुए। महाराष्ट्र पर इनकी भी हालत टाइट है। जाते जाते हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छमिया, सबसे ज्यादा ट्रोल और रोस्ट किए जाने वाले शख्स यानी कि एजाज खान की। आप लोगों को यह परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले? सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी लगभग 150 वोट पाने वाला ये छपरी अभी बोल रहा है कि ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा था, ये तो बस इलेक्शन लड़ लिया था। इसकी असली दौलत तो इसकी सेहत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इस चोमू की इसी तरह की बातों की वजह से कोई भी कभी भी इसे सीरियस नहीं लेता और तभी इसका शहर छोड़ो इसके रिश्तेदारों ने भी, इसके घर वालों ने भी इसे वोट नहीं दिए। प्रधानी के इलेक्शन में अगर आपको 150 वोट मिलते तो समझ आता है कि हाँ भाई आबादी कम होती है, इसी वजह से वोट कम मिले। पार्षदी के इलेक्शंस में भी इतने वोट समझ आ जाते हैं, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन में अगर आपको 150 वोट मिल रहे हैं तो सच में ये शर्म की बात है, क्योंकि 200 लोग भी आपके साथ खड़े नहीं हैं और ये अपने आप को मुंबई का राजा, मुंबई का किंग, मुंबई का डॉन, मुंबई का भाई, मुंबई का बेटा, मुंबई का सब कुछ बताता है और इसे वहां का विधायक बनना है। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मेरे हिसाब से मुंबई में बकैत तो बहुत सारे हैं, लेकिन संजय राउत और एजाज खान का कोई तोड़न नहीं है। इन दोनों की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। बाकी आप लोग के हिसाब से सबसे बड़ा बकैत कौन है और आज के डेट में सबसे बड़ा रोना धोना कौन कर रहा है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।